हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे प्रूफ ऑफ गॉस लॉ और गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, जो भी हमने यहाँ पे ड्रा किया है, हमने क्या ड्रा किया है, गॉस लॉ को प्रूफ करने के लिए। वैसे हम पहले कर चुके हैं जो भी गॉस लॉ है, सिर्फ डेफिनेशन, लेकिन एक छोटा सा प्रूफ देखते हैं। और उस टॉपिक का नाम दूसरा ये भी हो सकता है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जो भी गॉस थ्योरम या फिर गॉस लॉ है वो क्या था, फाई ई इक्वल्स टू, दिस इज फॉर क्लोज्ड सरफेस, बिकॉज यहाँ पे हमने जो फिगर बनाई है वो हमने क्लोज सरफेस लिया है। ओके, तो ई डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हम ये वाला क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज जो हमने यहाँ पर फिगर लिखी है या फिर ड्रॉ की है, ये यहाँ पर अभी तक जो हम ले रहे थे वो प्लस क्यू ले रहे थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर हम ये भी ले सकते हैं। बस वो तो यहाँ पर हमारा जो भी बड़ा वाला क्यू लिख सकते हैं हम आराम से। ओके, तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको प्रूफ करना चाह रहे हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, जैसे मैथ्स में करते होते हैं, मतलब प्रूफ कैसे करते हैं मैथ में। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई टू साइड्स गिवन होती हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं, जैसे कुछ भी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल साइन 2 थीटा है, तो इसको प्रूफ करें कि ये किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। कैसे प्रूफ करते हैं, या तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड पे पहुंच जाते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। इस टॉपिक के अंदर नया कुछ नहीं है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके वही है, सिंपल। लेकिन यहाँ पर एक टर्म और डिफाइंड है जो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो हम जब आएगी टर्म उसी के साथ देखेंगे, पहले डिस्कस नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, क्योंकि हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं, या फिर ये साइड लेके चलेंगे, हम यहाँ पर पहुँच जाएं तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो भी गॉस थ्योरम है हमने प्रूफ कर दी, या फिर ये बोल सकते हैं कि गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, जो भी हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर सिंपली ऐसे ही शुरू करेंगे हम प्रूफ लिख के, और वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, तो प्रूफ करने से पहले हम इसको डिफाइन भी करेंगे, उसका फॉर्मूला भी लिखेंगे, देन हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ जब करेंगे तो हम यहाँ पर जो भी हमने लिखा है उसको भी डिफाइन करेंगे कि एक प्लस क्यू चार्ज है, जो भी इनक्लोज सरफेस है उसके बारे में, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है क्यू की वजह से, ds हमारा स्मॉल एरिया है, और जो भी r है वो रेडियस है, जो भी हमने यहाँ पर सरफेस लिया है। ओके, देन प्रूफ। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्रूफ, जो भी थ्योरी हमने बताई वो हम यहाँ पर लिखेंगे। थ्योरी में हम सिर्फ मैथमेटिकल डिस्कस कर रहे हैं, कैसे बताएंगे इसको। जो भी हमने ऊपर लिखा है इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे फाई ई वेक्टर डॉट एन कैप ds। ओके, ये हम पहले भी कर चुके हैं, या फिर हमने इसको कैसे लिखा था, अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट को हटा के लिखना चाहें कोस थीटा इक्वल्स टू उस टाइप से, उसको भी लिखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम क्या लिख रहे हैं, सिर्फ इतना ही लिख रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, नॉर्मली हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यही क्यों लिया हमने, क्योंकि चार्ज भी हम प्लस क्यू ले रहे हैं। आर क्यों लिया, क्योंकि रेडियस हम आर ले रहे हैं, तो ये हमारी ई है। और यहाँ पर बिकॉज हमने वेक्टर लिखा है, तो यहाँ पर हम इसका यूनिट वेक्टर भी लिखेंगे। तो ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बिकॉज ई वेक्टर है, अगर हम ई वेक्टर नहीं लिखना चाहते, आगे जाके करेंगे इस स्टेप को भी हम, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ओके, यहाँ पर बात करते हैं, ये क्या है हमारा यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये हमारा क्या है एन और डी एस, ठीक है। इस टर्म पे ध्यान देते हैं, ये क्या है यूनिट वेक्टर, ये भी क्या है यूनिट वेक्टर है। तो इस पूरी टर्म को हम कैसे लिख, आर डॉट एन कैप, कैसे लिखेंगे हम इसको अगर हम खोलें तो ये कैसे खुलेगी, आर एन कोस थीटा, ऐसे ही खुलेगी। बिकॉज हम इसको ये बोल रहे हैं कि ये यूनिट वेक्टर है, तो इसलिए हम इसकी वैल्यू को 1 लेके चलते हैं। यहाँ पर 1, यहाँ पे भी 1, सिंपली क्या बच गया हमारे पास कोस थीटा। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है अगर हम यहाँ पुट करें तो यहाँ पर अब हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर, ये क्या है हमारा 1 है। और वैसे भी जब हम स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा था, स्टार्टिंग में हमने लिखा था ई डी एस वेक्टर, जब हम इसको ऐसे लिख रहे हैं ई एन कैप डी एस, तो हम इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाएंगे बिकॉज ये इसकी वैल्यू इतनी होती है। तो यहाँ पर इसको हटाएंगे, यहाँ पर हमारे पास सिंपल क्या बच गया, जब हमने इसको सोल्व किया वो बच गया हमारे पास कोस थीटा, इसकी जगह पे कोस थीटा आ गया। यहाँ पर क्या है डी एस डिवाइडेड बाय हमारा आर स्क्वायर ऑलरेडी था। ओके, ये हमारी टर्म, अभी हम क्या कर रहे हैं इस साइड को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपली हमारी एक ही चीज बची हुई है, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब सिर्फ एक टर्म को हम डिफाइन करेंगे, देन वो डेफिनेशन यूज करेंगे, उसके बाद प्रूफ हो गया हमारा। बिकॉज यहाँ पर जो वैल्यू देख रहे हैं हम, अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें, कैसे लिखेंगे रीअरेंज करके, रीअरेंज करके हम इसको ऐसे लिखेंगे, अगर हम क्यू एप्सिलॉन को ऐसे लिख दें और 4 पाई को भी यहाँ रहने देते हैं, कोस थीटा डी एस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, ये भी इंक्लूड है इसके अंदर, मतलब इंक्लूड है, ठीक है। इस टर्म के बारे में बात करें, इसको डायरेक्ट लिखने से पहले, वैसे डायरेक्ट लिखने को ये जो वैल्यू है वो 4 पाई होती है, आराम से लिखना चाहें तो इसको रिप्लेस करके यहाँ करते हैं, इसको रिप्लेस करके ये वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू 4 पाई आएगी, और जब यहाँ पर 4 पाई लिख दिया तो ये कंप्लीट की वैल्यू होती है, मतलब ये तो हमारी कांस्टेंट है ना, इस कंप्लीट की वैल्यू होती है ये। लेकिन हमने कैसे लिखी, कैसे आई हमारे पास 4 पाई, 4 पाई से तो हमारा 4 पाई कैंसिल हो गया, हमारे पास सिंपली क्या बच गया क्यू बाई एप्सिलॉन। ये साइड हम लेके चले थे, ये हमने क्या कर दिया प्रूफ कर दिया। और जो भी हम वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाल रहे हैं या सिलेंड्रिकल के लिए निकाल रहे हैं, वो क्या है उसकी एप्लीकेशंस है, क्या है वो उसकी एप्लीकेशन, ठीक है, वो हमारी एप्लीकेशन थी, ये इसका प्रूफ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक जो टर्म है वो अभी तक अननोन है हमारे लिए कि हमने इस टर्म को ऐसे ही कैसे लिख दिया। वो टर्म क्या है, ये वाली टर्म है, ये जो भी टर्म है उसको समझते हैं कि ये क्या लिखा है हमने, इसको ऐसे समझेंगे हम, इसको अभी रब कर देते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लिखेंगे हम। वैसे बुक में सिर्फ एक ही लाइन दी हुई है, आराम से लिख सकते हैं वो भी, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। दो एंगल्स होते हैं, मतलब दो एंगल्स का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल कैसे समझें हम इसको, यहाँ पर कोई भी एक सीट है, ठीक है, ऐसे नहीं बनाते हैं इसको, थोड़ा ऐसे बनाते हैं, दो सिचुएशन लेके चलेंगे, दो सिचुएशन में एंगल्स अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी आई है, मतलब एक हमारे पास सरफेस है, उसके ऊपर ऐसे लाइन बनी हुई है, ठीक है। जब हम उस लाइन को ऐसे देखते हैं
तो क्या होता है, हमारी आंखों के अंदर एक एंगल सबटेंडेड होता है इसके पॉइंट से, ठीक है। वो एंगल हम कैसे बना रहे हैं, ऐसे, वो एंगल हमने ऐसे बना दिया। अब यहाँ जो वो एंगल होता है, वो जो एंगल है वो आर्क बाय रेडियस करके हम डिफाइन कर देते हैं और उसको रेडियन में मतलब बोल देते हैं कि जो आंसर है वो रेडियन में आएगा, इस टाइप से। और यहाँ पर क्योंकि ये जो केस है वो 1D का केस है, यहाँ पर हम एक आर रेडियस लेंगे, आर रेडियस को लेकर एक सर्कल को ड्रा करेंगे। यहाँ पर जो भी एंगल सबटेंडेड होगा हमारी आई से, वो उसको हम थीटा मान लेंगे, तो हमने आराम से एंगल को निकाल लिया, दैट इज L बाय आर, आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन इसी सिचुएशन वैसे डिफरेंट होगी बिकॉज ये 1 डायमेंशनल में है। अगर हम 3 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं तो कैसे अलग है ये, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, उसको भी ऐसे ही समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है, ये हमारी क्या है, आई, ठीक है। यहां से क्या होगा, 3D की बात है, 3D मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये जो पॉइंट है वो एंगल के साथ आई के साथ कितना एंगल बना रहा है, या फिर सिंपली ये पॉइंट कितना एंगल बना रहा है, वो नहीं है। वो जो भी जितने भी पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड हैं, ऑल पॉइंट्स, फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट भी, ये वाला पॉइंट भी, ये वाला पॉइंट भी और ये वाला, सारों के साथ जब ऑल एंगल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी टर्म है वो सिंपली लाइन या फिर सरफेस नहीं रह जाता, वो वॉल्यूम की टर्म में बात करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ जब ऐसी सिचुएशन की बात है, इट इज ये किसके उसमें है, 3D की केस में बात करें तो एंगल जितना भी सबटेंडेड होगा, मतलब एक आर्क रेडियस की लेंथ लेंगे हम, सॉरी जो भी L एक आर्क है, और जो R रेडियस लेके अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो कंप्लीट कवर होगा उसके अंदर, और फिर वो जो एंगल यहाँ पर बनाएगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वो अलग होता है जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। उस एंगल को क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। उसको हम कई बार डी ओमेगा से भी डिनोट कर देते हैं या फिर डी ओमेगा से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वहाँ पर जैसे सिंपली आर्क बाय रेडियस लिया था, सिंपल एक लाइन थी तो हमने सिंपल वहाँ पर L बाय आर लिख दिया था। लेकिन यहाँ पर जब डिस्कस करेंगे, मतलब यहाँ पर जब वो वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे इस टाइप से आएगी। फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से हमने यहाँ पर क्या लिखा था, R मतलब L बाय आर लिखा था, ठीक है। यहाँ पर बिकॉज कंप्लीट कवर मतलब जो भी एंगल है वो कंप्लीट कवर हो रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आती है वो ये आती है, और ये पूरे की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो इस कंप्लीट को रब करके अब हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 4 पाई, ठीक है। 4 पाई से हमारा क्या होगा, 4 पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू कितनी बची, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ओके, तो या फिर ये जो भी वैल्यू है ये हमारा फाई ई भी होता है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से इस वैल्यू को फाई ई बोल दें, बिकॉज वो भी तो ठीक है ना, मतलब ये भी ठीक है हमारा, लेकिन जो इतनी वैल्यू है ये स्टार्टिंग में कहाँ से निकाल के लाए थे, ये हम फ्लक्स की डेफिनेशन से निकाल के लाए थे। गॉस थ्योरम पे तो हम बाद में आए ना, तो जो भी फाई ई है उसकी वैल्यू इतनी है, देन हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिर बाद में बिकॉज तीनों वैल्यू जो है वो हमारी सेम है, तो हम इसको लास्ट में जाकर भी बोल सकते हैं कि इट्स अ फाई ई, और यहाँ स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं तो सिंपल यहाँ हमने फाई लिखना है, तो यहाँ पर हमारी जो फाई ई है उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, Q बाय एप्सिलॉन। एक तरीके से ये वैल्यू किसकी आई है, इसकी ही आई है ना, E इंटू डी एस की। तो आराम से हम बोल सकते हैं कि ये हमारा प्रूफ है गॉस लॉ का। और ये हमने क्यों बोला कि ये गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट, बिकॉज चार्ज की स्टडी है इसके अंदर,
तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर सिर्फ प्लस क्यू चार्ज के बारे में डिस्कशन था। अगर हमें बहुत सारे चार्ज गिवन हैं, फॉर एग्जाम्पल Q1 Q2 इस तरीके से Qn तक तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जो भी फाई ई है यहाँ पर i लिखेंगे। i क्यों लिखा हमने, क्योंकि जो भी i की वैल्यू है वो 1 to n पॉसिबल है। मतलब अगर बहुत सारे चार्ज हैं तो इस वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन Q1 प्लस Q2 डैश 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 Qn तक। ठीक है, ये इसको हम सुपरपोजिशन थ्योरम भी बोलते हैं। मतलब अगर एक चार्ज के लिए हम कर चुके तो सुपरपोजिशन थ्योरम में सिंपली क्या है, Q to n जाने के लिए जितने भी चार्ज होते हैं, मतलब ये एक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। जो चार्ज की प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, यहाँ पर लिखते हैं हम चार्ज की प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल आपको एक सिस्टम गिवन है, इसके ऊपर चार्ज जो है वो गिवन है Q1 Q2 और Q3। तो कंप्लीट चार्ज को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर जैसे Q1 Q2 और Qn तक डैश 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 डैश, इसको कैसे लिखेंगे, बिकॉज चार्ज की प्रॉपर्टी है इट इज कंजर्वेटिव, इसकी प्रॉपर्टी के अंदर आता है एडिटिव इन नेचर, और थर्ड आता है इट इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। इस तरीके से लिखते होते हैं। तो बिकॉज ये एडिटिव है नेचर के अंदर, तो हम इसको सिंपली कैसे लिख सकते हैं, Q1 Q2 प्लस Q3 Qn तक। ओके, इस तरीके से हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के भी, मतलब अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो हम इजीली कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।